Good morning, my dear students. How are you all? Today we will discuss chapter 10. कुछ पार्ट हम कर चुके थे बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा था देख लो एक बार ध्यान से। बंगाल एंड वहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम था उसके बारे में हमने पढ़ा था। वर्धमान में एक ऑक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू। जो जमींदारी सिस्टम था बेटा वो किस तरीके से कोई भी रेवेन्यू को जो है पेड नहीं करता था, अनपेड क्यों रह जाता था, किस तरीके से धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती चली जाती थी। यहाँ पे ये महल देख सकते हो, कहाँ पे कलकत्ता में है। ये वर्धमान के राजा ने अपना एक सुंदर सा महल बनाया गया है। एक राजा का ये लिटरेरी फॉर्म आप समझ सकते हो क्या होता था उस टाइम पे बेटा। जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो जमींदार था, उसी को क्या कहते थे, राजा कहते थे। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखा था, किस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में हमारे सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, मतलब किस तरीके से जो जमींदार सिस्टम था बेटा, ये जमींदारी सिस्टम था, उसमें ये जो जमींदार थे ये डिफ़ॉल्ट क्यों हो जाते थे, क्या वजह थी कि ये रिवेन्यू जो है टाइम से पे नहीं कर पाते थे। अब कंपनी जो ऑफिसर्स है बेटा वो क्या चाहते थे, उन्होंने फिक्स्ड रेवेन्यू कर दिया था। क्यों किया उन्होंने फिक्स्ड रेवेन्यू, उन्होंने ये समझ कर किया जो जमींदार हैं वो सिक्योरिटी फील करेंगे, ठीक है, और उनको क्या मिल जाएगी, परमानेंट जो इनकम मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, क्योंकि जो ज़मींदार हैं वो बार बार फेल हो जाते हैं। इस वजह से अनपेड बैलेंस जो है एक्यूमुलेटेड, मतलब धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसके पीछे कई कारण है बेटा। अब इसके पीछे वेरियस रीजन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे बेटा जो डिमांड की गई थी 1793 में, ध्यान से देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट की जो डिमांड की गई थी बेटा वो बहुत हाई थी। और हाई क्यों सोच कर रखी गई थी, ध्यान से देखो। उनका ये मानना था कि एक बार अगर हमने ये फिक्स कर दिया तो लाइफ में हम कभी भी इसको बढ़ाएंगे नहीं। उसी के कंपनसेशन या उसी एंटिसिपेटेड लॉस को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने डिमांड हाई रखी। अब देखो बेटा, जब डिमांड हाई रखी तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ख़राब था। इस वजह से वो पे नहीं कर पाते थे हमारे जितने भी ये जमींदार थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा अंग्रेजों ने कि धीरे धीरे जमींदारी सिस्टम पर जो ये बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सिस्टम खत्म हो जाएगा। हमें पहला रीज़न पता लगा कि वो पे नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका हाई रेंट था। सेकेंड हम पढ़ेंगे बेटा जो 1790s में जब ये परमानेंट सेटलमेंट फिक्स किया गया था 93 के आसपास, ठीक है, कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है बहुत कम होता था। इस वजह से जो रैयत थे बेटा वो अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते थे। अब देखो, जमींदार रैयत से लेता था, अगर जमींदार रैयत उसको ड्यूज़ क्लियर नहीं करेगा तो जमींदार कंपनी को क्या देगा, कंपनी को कुछ नहीं देगा। इस वजह से क्या हो जाएगा कि उसका धीरे धीरे जितना भी रिवेन्यू है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ये वजह थी। अब थर्ड देख लो क्या था, जो रिवेन्यू था बेटा इनवेरिएबल था। यहाँ पे देखो, अगर फसल खराब है तब भी किसको, वो क्या कहते हैं, ये जो हमारे किसान थे या रैयत थे इनको पे करनी पड़ती थी। और एक नया अंडरलाइन कर लो बेटा, सनसेट लो, सनसेट लो। देखो इसमें क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर किसी ने एक फिक्स रूल कर दिया किसी पर्टिकुलर डेट को, उसके सनसेट तक अगर हमारा ज़मींदार जो है रिवेन्यू पे नहीं करता है तो हम क्या कर देंगे बेटा, उसकी जो ज़मीन थी उसको क्या कर देंगे, ऑक्शन पर डाल देंगे। और परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ बेटा, ज़मींदार की जो पावर है उसको धीरे धीरे कम कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि उसकी पावर की जगह कंपनी क्या करती कि अपने किसी ऑफिसर को भेज देती और वो वहाँ पर उसकी पावर को अपने आप सारा कंट्रोल कर लेता, उसकी जितनी भी उनको भी कंट्रोल कर लेता। उसके पास पहले बेटा कुछ कचहरी की पावर थी, वो भी उसे छीन ली गई। कुछ लोकल जस्टिस के आसपास लोकल पुलिस में पावर थी, वो भी छीन ली गई। अब तो ज़मींदार सिर्फ क्या कर सकता था कि कोई भी रैयत अगर उसको पैसे नहीं देता है तो उस पर केस भी नहीं कर सकता था बेटा। उसकी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी उसकी लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे फिर भी आप ध्यान से देखो, लास्ट तक ज़मींदारी प्रथा ख़त्म नहीं होती है। ज़मींदार है अपने आप को फिर से उठा लेता है। अब देखो, जब रेंट का टाइम आता था, ज़मींदार का जो एक ऑफिसर होता था जिसको बोलते हैं अमला, अंडरलाइन कर लो इसको, अमला, ये क्या लेने जाता था, रेंट लेने जाता था। इसने देखा ये तो डेली की हर बार की प्रॉब्लम है। अब रैयत ध्यान से देखो बेटा, कुछ रैयत है ना, कुछ तो मान लो फसल खराब हो गई, डिफ़िकल्टीज है, प्रॉब्लम है, नहीं देते थे। लेकिन कुछ रैयत है ना बेटा जानबूझ के, इसको आप रियोट भी बोल सकते हो, कुछ रियोट क्या करते थे, जानबूझ कर परमानेंट को ये पेमेंट को डिले करते थे। अब देखो बेटा, जो रिच थे ना वो जानबूझ कर किसको परेशान करते थे, ज़मींदार को। वो चाहते थे ज़मींदार परेशान हो। इवन वो जो उनके नीचे और भी गरीब किसान काम करते थे उनको भी कहते थे कि तुम भी इनको रिवेन्यू मत दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, जोतदार है,
मंडल है। ये लोग भी वहाँ पे गांव में जो हेडमैन है उसको जोतदार कहा गया है या मंडल्स कहा गया है। ये लोग हैप्पी होते थे जमींदार को दुखी देखकर। ठीक है बेटा, अब आपको याद रखना है जमींदार क्या करता है, बेचारा परेशान होता है। इन डिफ़ाल्टर के खिलाफ वो कोर्ट में तो जा सकता है, लेकिन उसको बाद में पता लगता है कि कोर्ट की प्रक्रिया क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी है। इसलिए 1798 में बेटा वहाँ पे वर्तमान में लगभग आप कह सकते हो 30,000 के आसपास जो है बैलेंस रहता है। उस टाइम में भी बेटा देखो क्या हाल है। अब आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि किस तरीके से बहुत अच्छा चैप्टर है, समझने वाला है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे किस तरीके से ज़मींदार का डिक्लाइन होता है और नया हमारे सामने कौन आता है, जोतदार आता है। अब देखो बेटा, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में जो ज़मींदारी सिस्टम है वो धीरे धीरे क्राइसिस का सामना करती है और हमारे सामने एक नया ग्रुप कौन सा, रिच रेट वाला या रिच पेजेंट्स वाला सामना आता है और उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको जोतदार बोलते हैं। और वो कहाँ पे रहते थे, वे नॉर्थ बंगाल में रहते थे। और एक चीज़ और ध्यान से देखो, इसके बारे में हमारे को कैसे पता लगा, एक फ्रांस का बुकानन है, यात्री है, वो यहाँ पर सर्वे करता है और वो बताता है कि दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ बंगाल में एक रिच जो पेजेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको जोतदार बोलते हैं। अब धीरे धीरे पता क्या करते हैं बेटा, ये अर्ली 19th सेंचुरी में ये आसपास की सारी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और आसपास में जितने भी ट्रेड करने वाले हैं, मनी लैंडिंग वाले हैं, जो पैसा उधार पे देते हैं, महाजन वगैरह होते हैं, उनको कंट्रोल में कर लेते हैं। और ये क्या कर लेते हैं, जो पुअर कल्टिवेटर्स हैं, जो हमारे हाथ से काम करने वाले हैं, उन पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। और इतनी ज़्यादा ज़मीन होती है इनके पास कि शेयर के ऊपर जो बटाईदार बोलते हैं ना, जो इनकी ज़मीन पे काम करते हैं, अपना खुद का हल वगैरह लेके आते हैं, अपने खुद का काम करते हैं और लास्ट में फसल काटने के बाद हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने देखा बेटा कि ये जोतदार है, ये धीरे धीरे किस पर हैवी हो रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है, ये हमारे ज़मींदार को कंट्रोल कर रहा है। अब विद इन द विलेजेस, अब विलेजेस में देखो बेटा, पावर ऑफ जोतदार वॉज मोर इफेक्टिव देन द ऑफ द जमींदार। अब देखो बेटा, गाँव में रहता है जोतदार, तो कंट्रोल किसका रहेगा, गाँव में जोतदार का रहेगा। लेकिन जमींदार है जो बेटा, वो कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में रहता है। इसलिए जोतदार क्या करता है कि वहाँ आसपास के गांव में एरिया को कंट्रोल कर लेता है। अब द फियर्सली रेसिस्टेड एफर्ट्स बाय जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज। जब जमींदार बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाता है अपनी जमा, मतलब जो उनका रिवेन्यू जमा था, तो गाँव वालों को क्या करता है, ये जोतदार उनको रोकता है, उनको कहता है कि तुम जमींदार को कोऑपरेट मत करो। और ये खुद जमींदार के ऑफिसर्स को उनकी ड्यूटी करने से रोकता है। मोबिलाइज्ड रियत का मतलब होता है बेटा, रियत को इकट्ठा करता है, हु वर डिपेंड ऑन देम, जो उन पर डिपेंड थे। और डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार, और जानबूझकर जमींदार की पेमेंट को डिले करता है। नेट सेल में आप ये कह सकते हो बेटा, जोतदार किसी भी तरीके से जमींदार को कोऑपरेट नहीं करता और उसके अंडर में जितने भी रैयत हैं उनको भी कोऑपरेट नहीं करने देता है। इन फैक्ट व्हेन द एस्टेट ऑफ जमींदार, वो कहता है कि जमींदार के जब एस्टेट को ऑक्शन पे लिया जाता था तो परचेजर भी कौन होते थे, ये जमींदार ही परचेजर होते थे। जोतदार मोस्ट पावरफुल बन जाता है बेटा बंगाल में। और रिच पीजेंट्स एंड विलेज हेडमैन वर एमर्जिंग, ये भी एक अच्छे कंट्री साइड में ये भी बहुत पावरफुल के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं बेटा, हवलदार कहते हैं, कहीं पर इनको मंडल कहते हैं। और इनकी पावर की वजह से बेटा जो जमींदारी अथॉरिटी है वो तो वीक होनी ज़रूरी हो जाती हैं। आपको पता ही है, जब एक वर्ग ऊपर उठता है तो दूसरा हर हाल में क्या हो जाता है बेटा, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है, बुकानन बताता है कि किस तरीके से दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ बंगाल में जो ये ज़मींदारी सिस्टम का धीरे धीरे पतन हो जाता है। लैंडलॉर्ड्स जो है, इस तरीके के लोग जो जोतदार होते हैं इनको पसंद नहीं करता, लेकिन गाँव में पैसा उधार लेने के लिए गरीब किसानों को कुछ ना कुछ ऐसा मनी लेंडर चाहिए तो वो उनको रख लेते हैं। जोतदार क्या करता है बेटा, एक लार्ज एरिया को अपना कल्टीवेट करता है, अपनी पावर को बढ़ाता है। वो एक रिफ्रेटरी का मतलब होता है एक जिद्दी हठी टाइप का ज़मींदार होता है। ठीक है बेटा, वो सिर्फ कुछ रिवेन्यू ही दे पाता है और बैलेंस उनका बढ़ता जाता है। जब ज़मींदार के लोग उसको पैसे देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देता है। जब उसके कोर्ट में उसके पास सम्मन भेजा जाता है तो वो कचहरी में वहाँ पर उन लोगों को परेशान करता है। फिर वहाँ से वो कोर्ट में चला जाता है और ये कहता है कि मुझे परेशान कर रहे हैं। इस तरीके से नेट सेल में आप कह सकते हो कि जोतदार ने कसम खा रखी थी कि वो अपने आप को क्या बना देगा, ज़मींदार बना देगा। अंग्रेज़ों को खुश करने पे लगा हुआ था बेचारा, ज़मींदार उससे परेशान हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ज़मींदार भी अपने आप को फिर से सर्वाइव करता है। ठीक है बेटा, साइड में देख सकते हो आप, ये छोटा सा वो बना हुआ है, देखो ये कंपनी है, ये ज़मींदार है। ठीक है,
कंट्रोल करता है विलेजेस को, उसके नीचे रैयत होते हैं, फिर उसके नीचे और रैयत, और ये जोतदार होता है, ये एक रिचरियोट होता है, या इसको ट्रेडर या मनी लेंडर इनको कंट्रोल कर लेता है, इसके नीचे भी रैयत रहते हैं। ठीक है बेटा। अब ज़मींदार से रेसिस्ट, अब ज़मींदार क्या करता है, ध्यान से देखो, उसके पास भी एक ऐसा प्लान है। वो क्या चाहता है कि मैं एक ऐसा प्लान क्रिएट करूँ जिसकी वजह से जोतदार डाउन चला जाए और मैं हाई चला जाऊँ। ऐसा होता है बेटा, कभी होता है जी, क्योंकि हमारा जो ये जोतदार है बेटा, ये हमेशा क्या चाहता था, ये हमेशा ये चाहता था कि मुझे टाइम से जो रिवेन्यू मिल जाए मैं कंपनी को दे दूं और मेरी जो एस्टेट है वो कभी भी ऑक्शन पर ना आए। ठीक है बेटा। बाकी चैप्टर हम कल करेंगे। इतना जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है इसमें से 1 लाइनर क्वेश्चन आप फाइंड आउट किया करो, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी आप राइट डाउन किया करो। ओके, बाय बाय एवरीवन।